चैप्टर 77 मधुपान। पाटलिपुत्र की रौनक बदल गई थी। समूचे नगर में विविध प्रवृत्तियां हो रही थी। आसपास के प्रदेशों से राज्याभिषेक उत्सव को देखने के लिए लाखों लाखों लोग एकत्रित हुए थे। छोटे बड़े अनेक राजा, राजपुरुष, कुमार और राज्यों के प्रतिनिधि भी नाना प्रकार के उपहार लेकर आ पहुंचे। ब्राह्मण, पंडित, शास्त्री, क्रियाकांडों में पारंगत आचार्य भी दूर दूर से आ गए थे। चारण, कवि, कलाकार, नर्तकियां, नृत्य मंडलियां, विदूषक तथा संगीतकारों की भीड़ लग गई थी। नगर की सारी पांथशालाएं, धर्मशालाएं, विहार, उपवन तथा सार्वजनिक स्थल यात्रियों से भर गए थे। वैशाख शुक्ला द्वितीया के मंगलमय दिन महाराज चंद्रगुप्त ने शुभ मुहूर्त में पाटलिपुत्र के तोरण द्वार में चरणन्यास किया। उनके स्वागत के लिए आचार्य विष्णुगुप्त, राजा, मंत्री, सामंत, दंडनायक आदि वहां उपस्थित थे। चंद्रगुप्त ने नगर में पहला कदम रखकर सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त के चरणों में नमस्कार किया। आचार्य का स्वप्न आज फलित हुआ था। क्रांति सफल हुई थी। उन्होंने महाराज चंद्रगुप्त को उल्लासपूर्वक आशीर्वाद दिया। महाराज चंद्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा नगर के प्रमुख चौराहों से निकली। लाखों नर नारी शोभा यात्रा को देखने के लिए एकत्रित थे। एक स्थान पर चित्रलेखा ने महाराज का वर्धापन किया और पुष्पमाला पहनाई। अक्षय तृतीया। प्रातःकाल हजारों हजारों मनुष्य राजभवन में एकत्रित हुए। सभी नियत स्थान पर बैठने लगे। नियत समय पर देवी चित्रलेखा रथ में बैठकर राजवैद्य की औषधशाला पर सैनिकों के साथ गई। राजवैद्य श्रीदत्त शर्मा ने चित्रलेखा का सत्कार किया और मधुपान से भरा रत्न जड़ित स्वर्ण कुंभ चित्रलेखा को अर्पित किया। कुंभ को लेकर चित्रलेखा रथ में बैठी। चित्रा आदि दासियां भी रथ में बैठी थी। उन्होंने मंगल गान प्रारंभ किया और एक छोटी शोभा यात्रा के रूप में चित्रलेखा का रथ राजभवन की ओर चल पड़ा। राजवैद्य श्रीदत्त शर्मा, शस्त्र वैद्य विपुलक और अन्यान्य उनके शिष्य रत्नों ने भी रथ में बैठकर राजभवन की ओर प्रस्थान किया। चित्रलेखा जैसी अनिद्य सुंदरी पहली बार इस प्रकार रथ में बैठकर नगरी में निकली थी, इसलिए उसको देखने के लिए हजारों नवयुवक मार्ग में खड़े थे और चित्रलेखा के रथ पर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। चित्रलेखा जानती थी कि मधुपान से भरे कुंभ में भयंकर विष है और उसकी जानकारी उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं है। वह जानती थी कि एक ही स्वर्ण पात्र चंद्रगुप्त के हाथों में जाएगा। वह उसे पिएगा और 4 दिन के बाद यह महान उत्सव भयानक शोक में बदल जाएगा। चाणक्य की सिद्धि पर बिजली गिर पड़ेगी। यह सब चित्रलेखा जानती थी। फिर भी उसका बदन प्रफुल्ल था और आंखों में आनंद नाच रहा था, मानो विष से भरा कुंभ नहीं अमृत का घट लेकर जा रही हो। ऐसा उल्लास उसके आनंद पर छलक रहा था। चित्रलेखा ने आज 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा की कीमत वाली रत्न कंबल धारण कर रखी थी। उसमें रत्न और मोती जुड़े हुए थे। आज वह अत्यंत मूल्यवान वस्त्र पहनकर निकली थी। वस्त्रों से भी उसके अलंकरण अपूर्व थे। अलंकरण यानी ज्वेलरी। देखने वालों को यही लग रहा था कि मानो कोई उर्वशी स्वर्णलोक से भूलोक पर आई है। राजभवन में देवी चित्रलेखा का रथ पहुंचा। तब जनमेदिनी ने उसका जय जयकार किया। रथ से चित्रलेखा नीचे उतरी। पुरोहित ने आकर कुंभ की पूजा की। 5 कुमारियों ने उस कुंभ का वर्धापन किया। फिर चित्रलेखा ने कुंभ को मस्तक पर रखकर सभा मंडप की ओर पादन्यास किया। जनमेदिनी विहल नयनों से और महान आश्चर्य के साथ चित्रलेखा को देख रही थी। देवी चित्रलेखा ने उस विशाल सभा मंडप के मध्य में एक वेदिका पर कुंभ को रखा। पुरोहित ने मंत्रोच्चारण पूर्वक कुंभ का पूजन किया। कुंभ का पूजन संपन्न होने पर चित्रलेखा, चित्रा तथा हंसनेत्रा अपने अपने स्थान पर बैठ गए। वेणुदत्त मंत्रियों के साथ बैठा था और प्रियवर्मा दंडनायकों के साथ बैठा था। दोनों ने बार बार कुंभ की ओर तथा चित्रलेखा की ओर देखा था। राज्याभिषेक की विधि पुरोहित के आशीर्वचन से प्रारंभ हुई।
लगभग 1 घटिका पर्यंत विद्वान शास्त्रियों और पंडितों का मंत्रोच्चार चलता रहा। फिर पाटलिपुत्र के नगर श्रेष्ठ की कन्या ने चंद्रगुप्त के ललाट पर राज तिलक किया। एक के बाद दूसरा इस प्रकार अनेक चारण खड़े होने लगे और महाराज चंद्रगुप्त की विरुदावलियां गाने लगे। जनता के जयनारों से पूरा सभा मंडप गूंज उठा। अनेक राजाओं ने उपहार वहां रखे। सबसे पहले परंपरा के अनुसार नगर से धनावह की भेंट स्वीकार की गई। ये सब क्रियाएं संपन्न होने पर पुरोहित ने चंद्रगुप्त को सिंहासन से नीचे उतरकर कुंभ की 3 प्रदक्षिणा करने के लिए कहा और सम्राट पद देने की विधि प्रारंभ हुई। सम्राट पद का तिलक महात्मा चाणक्य ने किया। उस समय जयनादों से गगन गूंज उठा। चंद्रगुप्त ने हजारों गायें, जमीनें, रत्न और स्वर्ण मुद्राओं के दान की घोषणा की महामंत्री श्रीयक द्वारा। फिर चंद्रगुप्त की रानी को साम्राज्ञी का पद प्रदान किया गया और राजपुरोहित ने तिलक किया। महादेवी के गौरव से चंद्रगुप्त की रानी पास वाले सिंहासन पर बैठी और महामंत्री देवी चित्रलेखा के पास गए और सम्राट की ओर से एक बहुमूल्य रत्नहार अर्पित कर मंगल नृत्य करने की प्रार्थना की। चित्रलेखा के वाद्यकार यथास्थान नियोजित थे। देवी चित्रलेखा ने पुजारी नाम का नृत्य प्रारंभ किया। लोग स्थिर दृष्टि से नृत्यांगना को देखने लगे। अपूर्व शांति और अपूर्व स्थिरता से पूरा वातावरण केवल नृत्यमय बन गया था। सभी दर्शक नृत्य को देखकर दांतों तले अंगुली दबा रहे थे। आचार्य विष्णुगुप्त अपनी धर्म कन्या की अपूर्व कला का मन ही मन अनुमोदन कर रहे थे। चंद्रगुप्त भी उस नृत्य को देखकर क्षण भर के लिए अपने सम्राट पद को विस्मृत कर गए थे। प्रियवर्मा के मन में नई कल्पना उभर रही थी। मधुपान की क्रिया पूर्ण होते ही स्वयं का भाग्य पलट जाएगा और जिस स्थान पर आज चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी बैठी है उस स्थान पर मैं और चित्रलेखा होंगे। वेणुदत्त भी ऐसी ही महत्वाकांक्षा में डूब गया था। विजय मुहूर्त आया और नृत्य का रूप बदला। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। नृत्य करते करते देवी चित्रलेखा ने कुंभ को उठाया और कुंभ के पास रखे हुए स्वर्ण का रत्न जटित पात्र भी हाथ में ले लिया। नृत्य गंभीर हो गया। चित्रलेखा ने परम उल्लास भरे नयनों से एक बार चंद्रगुप्त की ओर देखा और नृत्य करते करते कुंभ का ढक्कन खोला। वेणुदत्त स्थिर दृष्टि से सांस रोककर मधुपान की क्रिया देख रहा था। अभी यह स्वर्ण पात्र मधुपानक से भरा जाएगा। यह अभी चंद्रगुप्त के होठों तक पहुंचेगा और अभी यह विष चंद्रगुप्त के गले के नीचे उतर जाएगा। यह केवल 2 क्षण का विलंब है और सम्राट का यह नाटक 4 दिनों बाद अस्त हो जाएगा। अरे यह क्या! नृत्य ने अचानक मोड़ लिया और वह गजब बन गया। सभी दर्शकों के नयन चित्रलेखा पर स्थिर हो गए और आचार्य विष्णुगुप्त खड़े हो गए। चंद्रगुप्त की आंखें चमक उठी। देवी चित्रलेखा ने नाचते नाचते मधुपानक से भरा स्वर्ण पात्र अपने मुंह से लगाकर मधुपान किया। सम्राट का भयंकर अपमान। सेनानायक रोष से उछल पड़े। प्रियवर्मा की छाती धड़कने लगी। वेणुदत्त का चेहरा श्याम हो गया। एक नृत्यांगना के हाथों सम्राट का भयंकर अपमान। सभा मंडप में सनसनाहट होने लगी और देवी चित्रलेखा के हाथों से स्वर्ण पात्र भूमि पर गिर पड़ा। उसके चरण लड़खड़ाने लगी। उसकी आंखें फैल गई, किंतु उसके बदन पर संसार को मुग्ध कर देने वाला हास्य विरत नहीं हुआ। वह परम प्रसन्न मुद्रा में थी। 2 क्षण में ही वह धड़ाम से भूमि पर निढाल होकर गिर पड़ी। विष्णुगुप्त तत्काल चित्रलेखा के पास आए। उन्होंने देखा कि चित्रलेखा के शरीर पर विष का प्रभाव प्रारंभ हो गया है। उनका धैर्य डौल गया। वे चिल्लाने लगे, श्रीदत्त इधर आओ, इधर आओ। सभा में बैठे श्रीदत्त तत्काल वहां आ पहुंचे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। राजवैद्य श्रीदत्त ने चित्रलेखा के चेहरे को देखकर कहा, ओह, यह तो भयंकर विष का प्रभाव है। विष्णुगुप्त तत्काल चित्रलेखा के निकट भूमि पर बैठकर बोले, पुत्री क्या बात है? चित्रलेखा बस इतना ही बोली, कल्याण, मगध का कल्याण। विष्णुगुप्त की तत्काल स्थिति को भांप गए। वे बोले, राजवैद्य, तुम येन केन प्रकारेण चित्रलेखा को विषमुक्त करो। किसी भी उपाय से वह विषमुक्त होनी ही चाहिए। चित्रलेखा मूर्छित हो चुकी थी। श्रीदत्त ने तत्काल शिष्य विपुलक को बुलाकर उससे 1 क्षण बात की और चित्रलेखा को सभा मंडप से बाहर ले गए।
प्रियवर्मा भी उठकर उनके पीछे गया। चित्रा और हंस नेत्रा भी भारी मन से चित्रलेखा के साथ गईं। आचार्य चाणक्य ने कोलाहल को शांत करने के लिए हाथ ऊंचा कर गंभीर स्वर में कहा, सज्जनों, मैं आज के प्रसंग के पीछे रहे हुए रहस्य के विषय में कुछ कल्पना कर पाया हूँ। मगधेश्वर को बचाने के लिए मेरी धर्मपुत्री चित्रलेखा ने अपने प्राणों की बलि देने का भव्य कर्तव्य निभाया है। आज देवी चित्रलेखा एक नृत्यांगना मात्र नहीं रही है, वह मगध का कल्याण करने वाली मगधेश्वरी बनी है। आप सभी शांत रहें। मगध के राजवैद्य अपने श्रम से इसके प्राण बचाने का प्रयत्न करेंगे। इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, यह मैं जान पाया हूँ। कौन है? कौन है? जो हो उसका नाम उल्लेख करें, उसके यही सभा मंडप में टुकड़े टुकड़े कर दें। आदि आदि आवाजें आने लगी। चाणक्य ने सबको शांत कर कहा, मधु कुंभ को तैयार करने का काम मैंने जिसको सौंपा था वह इस सभा में है, वह तत्काल खड़ा हो जाए। कहकर चाणक्य ने मंत्रीवर्ग की ओर देखा। उस समय वेणुदत्त का चेहरा श्याम बन गया था। वेणुदत्त कांप उठा। चाणक्य बोला, वेणुदत्त, रत्नकुंभ की व्यवस्था तुमने की थी, तुम क्या कहते हो? सभी वेणुदत्त की ओर देखने लगे। वेणुदत्त चैतन्य रहित सा हो गया था। चाणक्य ने राजवैद्य श्रीदत्त को एक और ले जाकर पूछा, मधुकुंभ किसने भरा था? उसने क्या क्या था? मैंने और मेरे शिष्य विपुलक ने उस मधुकुंभ को मधुमानक से भरा था। यह मधुमानक पारंपरिक विधि से तैयार किया गया था। इसमें अनेक वनस्पतियों का योग होता है। उस पानक में कोई गड़बड़ी नहीं है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। श्रीदत्त ने कहा, वह कुंभ कौन लेकर आया था? उसे तो स्वयं चित्रलेखा ही लेकर आई थी। अच्छा, अब तुम उस मधुपानक का तत्काल परीक्षण कर बताओ कि उसमें कैसा विष था, जिससे मेरी धर्मपुत्री मूर्छित होकर मृत्यु के साथ संग्राम कर रही है। चाणक्य ने राजवैद्य से कहा। राजवैद्य उस अवशिष्ट मधुपानक को निरीक्षण करने लगे। चाणक्य ने सोचा, मधुकुंभ का कार्यभार वेणुदत्त को सौंपा था। क्या मंत्री वेणुदत्त? उनके मस्तिष्क में विचारों की उथल पुथल होने लगी। इतने में ही राजवैद्य सुदत्त मधुपानक का परीक्षण कर वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह भयंकर विष प्रतीत होता है। मेरा अनुमान है कि कुंभ में मधुपानक भरने से पूर्व उसके भीतर विष का लेप कर दिया गया हो। विष्णुगुप्त सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मधुकुंभ का कार्यभार वेणुदत्त को सौंपा था। क्या उसने? नहीं, वह तो वफादार लगता था, परंतु महत्वाकांक्षा आदमी को क्या क्या करने के लिए मजबूर नहीं करती। संदीप ने मयान से अपनी तलवार निकाल ली। वेणुदत्त कांपता हुआ खड़ा हुआ। आचार्य बोले, क्या है तुम्हारा उत्तर? वेणुदत्त की जिह्वा स्थिर हो गई। वह नीची दृष्टि किए वहीं खड़ा रहा। आचार्य बोले, वेणुदत्त, तुम जानते हो इस जघन्यतम अपराध का दंड क्या होता है? वेणुदत्त तत्काल आ गया और चंद्रगुप्त के चरणों में लुटकर प्राणों की याचना करने लगा। संदीप नंगी तलवार हाथ में लिए हुए वहां पहुंचा और प्रहार करने की मुद्रा में आया। आचार्य ने गंभीर वाणी में कहा, संदीप, दंड मैं बता रहा हूं, तुम अपनी तलवार मयान में रखो। संदीप दूर खिसक गया। आचार्य ने वेणुदत्त को खड़ा कर कहा, सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन का आज मंगल दिन है। इस मंगल प्रसंग पर तुम्हारे खून से सिंहासन को अपवित्र करना उपयुक्त नहीं है और तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा दंड है क्षमा। सारी सभा स्तब्ध रह गई। आचार्य बोले, संदीप, वेणुदत्त को सकुशल घर पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम पर है। वेणुदत्त, सम्राट चंद्रगुप्त आज तुम्हें क्षमादान करते हैं। तुम अपने प्राण बचाने के लिए पाटलिपुत्र का त्याग कर अन्यत्र चले जाना। रोष से भरी जनता तुम्हारा सर्वनाश करे, उससे पूर्व यहां से छिटक जाना। महामंत्री श्रीयक आचार्य के पास आकर बोले, आचार्य देव, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है यह जानने के लिए वेणुदत्त को कारागृह में रखना ही उचित रहेगा। आचार्य ने हंसकर कहा, वत्स, आज कारागृह के द्वार मुक्त किए गए हैं। देवी चित्रलेखा जब विष मुक्त होगी तब षड्यंत्र की पूरी जानकारी मिल जाएगी और यदि मगधेश्वरी चित्रलेखा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो षड्यंत्र को भेद को जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसी समय 10 सैनिकों के बीच वेणुदत्त को लेकर संदीप सभा मंडप के बाहर आ गया। लोग वेणुदत्त को धिक्कारने लगे और मधुपानक की विधि नगर श्रेष्ठ की कन्या के हाथों कराने का आदेश विष्णुगुप्त ने दिया। मधुपानक के बदले शर्कराम्बु ना लाया गया। उसको पिलाकर आज के मंगल उत्सव की पूर्णाहुति की गई।
लोग बिखरने लगे। प्रत्येक व्यक्ति चित्रलेखा की कर्तव्य परायणता और बलिदान की प्रशंसा करने लगा। चंद्रगुप्त ने सिंहासन से नीचे उतरकर सबसे पहले आचार्य को नमस्कार किया। सम्राज्ञी ने भी किया। चाणक्य बोले, आज के इस मंगल प्रसंग पर सही आशीर्वाद चित्रलेखा ने दिया है। उसका मूल्य इस सिंहासन से भी अधिक है। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, आप कहें तो मैं राजवैद्य के वहां जाना चाहता हूँ। तुम राजभवन में जाओ, मैं महामंत्री श्रीयक को साथ ले राजवैद्य के पास पहुंचता हूँ। मुझे आत्मविश्वास है कि आज का मंगलमय उत्सव तनिक भी कलंकित नहीं होगा। चंद्रगुप्त रानी के साथ राजभवन की ओर गए। सभी अतिथि अपने अपने निवास की ओर चले गए। महामंत्री श्रीयक और विष्णुगुप्त दोनों औषधालय की ओर एक रथ में बैठ कर गए। चित्रलेखा का पूरा परिकर शोक, चिंता और भय के साथ अपने भवन की ओर प्रस्थित हुआ।